let it bang, bang. हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कि मैंने अपना जो एग्ज़ाम है विदाउट कोचिंग एंड विदाउट एनी मॉक एंड विदाउट एनी पेड कोर्सेज कैसे क्लियर किया। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लाइक आजकल बोलते हैं कि हाँ मॉक इज़ इम्पोर्टेंट। येस इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ठीक चल रही है देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी मॉक। मैं अपना बताती हूँ मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो एक फोकस होना चाहिए, फोकस आपका एक जगह होना चाहिए। लाइक आपको क्या एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है। लाइक देयर आर मैनी एग्ज़ाम्स। आपका IBPS PO हो गया, ठीक है। देन क्लर्क भी उसी के साथ आप अटैच कर सकते हैं, कॉज देयर इज़ नो मच डिफरेंस। देन सेकेंड हो गया आपका SBI PO एंड क्लर्क बोथ, एंड देयर आर मैनी मोर एग्ज़ाम्स अदर दैन दिस। लाइक आपका जो अलग से एक तो RRB आता है आपका, RRB PO एंड क्लर्क। हाँ, इसका लेवल थोड़ा डाउन होता है एज़ कम्पेयर टू दैम। IBPS PO और SBI मतलब समवट होते हैं सेम लेवल, बट SBI थोड़ा ज़्यादा जो है हाई आई मीन डिफ़िकल्ट लेवल पे रहता है। सो आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको निकालना क्या है। लाइक आपको SBI को फोकस कर रहे हो, IBPS पे ध्यान दे रहे हो ज़्यादा, या RRB आपको निकालना है। ऑब्वियसली सबको जॉब चाहिए होती है। उस टाइम मैं भी जब प्रिपरेशन कर रही थी, मेरा भी खैर उस टाइम इतना फोकस नहीं था कि हाँ भाई मुझे यही एग्ज़ाम निकालना है। उस टाइम बस जॉब चाहिए थी, कहीं भी जॉब मिल जाए, बस जॉब चाहिए थी। तो मैं भी सारे एग्ज़ाम देती थी, बट अगर आप एक टफ़ एग्ज़ाम को फोकस करोगे, लाइक SBI हो गया, अगर इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो ऑब्वियसली आप IBPS भी आराम से निकाल सकते हो, RRB भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपका जो मेन जो इस वीडियो का फोकस है वो ये है कि मैंने विदाउट मॉक कैसे प्रिपरेशन की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका प्रिपरेशन में आपके पहले मैथ्स की हम बात करते हैं। 1 सेकेंड, पहले मैं ये सारा हटा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो हम पहले क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी कैलकुलेशन। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी उतना ही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके जो प्री होता है, प्री एग्ज़ाम में आपके सिंप्लीफिकेशंस काफ़ी आते हैं। ऑल्दो ये अब आने थोड़े कम हो गए हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया। तो आपकी जो है जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे जो है फोकस कर पाएंगे। सेकंड हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव तो होते हैं बट इतना नहीं होते हैं। इसमें भी कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं जो मैंने खुद से अपने आप यूज़ की थी, जिनके थ्रू मैं 5 क्वेश्चंस आते थे तो 5 मैं ईज़िली अपने 1.5-2 मिनट में क्लियर कर देती थी मैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों की इन दोनों ही चीज़ों में कमांड आपकी अच्छी है, अच्छी प्रैक्टिस आपकी, आप इजीली टाइम जो है अपना बाकी क्वेश्चंस के लिए आराम से बचा सकते हैं। लाइक ये आपका 2 मिनट्स हो गया, ठीक है। इसमें आप 5 क्वेश्चंस लगाते हैं, वो भी आप चलिए 2 मिनट्स लगा देते हैं। देन 4 मिनट में आपके जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट ईजीली। थर्ड आता है आपका नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस अगेन, कॉज इसमें क्या होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा नंबर सीरीज़ में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पैटर्न क्लियर होता चलेगा, ठीक है। और फोर्थ होता है आपका ये नंबर सीरीज़ हो गया, आपके DI हो गया, ठीक है। और DI सारा आपका अरिथमेटिक से होता है। कभी आपकी परसेंटेज जो चैप्टर है, परसेंटेज के क्वेश्चंस उसके अंदर DI के अंदर आपको मिक्स करके दे देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका DI आ सकता है, और आपका टाइम एंड वर्क से भी DI आने लगे हैं अब, ठीक है। सो प्री में तो खैर जो लेवल होता है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू मेंस काफ़ी इजी आता है।
सो आपका जो है, अब आते हैं कि मॉक मैंने क्यों नहीं दिया। मॉक में एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता था कि अगर मेरे नंबर कम आए, ये शायद डर सभी के अंदर है, सभी के अंदर है जितना मैंने देखा है। तो अगर नंबर कम आए मेरे यहाँ पर, तो मेरा जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें भी मेरा कम आएगा, तो अंदर से एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हमारा डाउन हो जाता है। तो मैं मॉक नहीं लगाती थी उस टाइम, मैंने जस्ट जो क्विज़ वगैरह आती थी, मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था, जो अड्डा 24/7 की जो डेली क्विज़ आती हैं, तो मैंने उनका यूज़ किया था। वो मैं डेली लगाया करती थी। एंड मतलब जितनी भी क्विज़ आती थी, रीजनिंग की आपकी अलग सेक्शनल मिलेगी, ठीक है। आप और क्वाड्रेट सॉरी जो मैथ होगा, मैथ में आपका अलग मिलेगा, एंड इंग्लिश की अलग क्विज़ेस। तो इन सब की क्विज़ मैं डेली लगाती थी। जब भी टाइम लगता था मैं प्रैक्टिस करने बैठ जाती थी। और उन्हीं जो 10-10 मार्क्स के आते हैं, ये रिटर्न क्वेश्चंस होते हैं, तो वही मैं लगाती थी, उसी से मैंने अपनी प्रैक्टिस किया। मैंने मॉक तो उस टाइम अपना नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया वैसे मैंने मॉक। तो विदाउट मॉक मैं कह सकती हूँ कि हाँ, हो सकता है ये। और ना ही मैंने पेड कोई क्लास ली, जो भी ऑनलाइन मतलब मुझे क्लासेस शो हुई कि हाँ ये ठीक है, ये सर अच्छा पढ़ा रही है, मैम अच्छा पढ़ा रही है, मैंने वहीं से अपना चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट किया पढ़ना। और आती आपकी ये क्वांट हो गया। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं अपनी। अभी क्वांट का सेक्शन खैर आपका इनकम्प्लीट है, एक और इसमें अभी जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं वो रह गए हैं। अरिथमेटिक में जो है आपका, आप लोगों का जो, पहले तो आपको ये देखना होगा कि अरिथमेटिक में आपका कमांड कौन कौन से चैप्टर्स पे है, कौन सा चैप्टर आप जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं। लाइक मेरा जो ठीक चैप्टर थे जो मैं अच्छे से कर सकती थी, परसेंटेज हो गया, एंड रेशियो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया, और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मेरी जो कमांड थी इन चैप्टर्स पे काफ़ी अच्छी थी, और मैंने पूरा जो हमारा अरिथमेटिक का पोर्शन था वो मैंने पूरा तो कंप्लीट नहीं किया था, बिकॉज मुझे कुछ कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आते थे। लाइक आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एंड आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये वाले चैप्टर्स जो है मेरे नहीं थे क्लियर, तो मैंने इनको नहीं किया। बट हाँ, जो ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये जितने भी किए मैंने, ये अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके अच्छे से क्वेश्चंस किए, ताकि कुछ भी अगर टफ क्वेश्चन आता है मेरे पास तो मैं इजीली कर सकूं। तो मेन चीज़ यही है, आप जितना भी कर रहे हैं, आप 100% मत करिए, 100% सिलेबस मत कवर करिए, बट आप 50, 70, 80, 90 जितना भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, ताकि उन चैप्टर में से आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप छोड़ ना सको। बाकी तो आपको पता है आपने कुछ पोर्शन जो है छोड़ रखा, ऑब्वियसली वो तो मैं भी क्या करती थी, आई मीन अभी भी मैं RBI ग्रेड बी की एक्चुअली प्रिपरेशन कर रही हूँ। उस टाइम मैं क्या करती थी कि अगर मेरे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का मतलब कुछ क्वेश्चन आ रहा है सामने, सेकंड नहीं लगाती थी मैं उसको स्किप करने में, और मुझे पता है नहीं हो पाएगा मुझसे, मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं की है। बट हाँ, अगर इन चैप्टर्स में से मेरे सामने एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो मैं उसको छोड़ती नहीं थी, बिकॉज मैंने अपना कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक जो है इतना अच्छे से क्लियर किया हुआ था, और जो कॉन्सेप्ट था इन चैप्टर्स का इतने अच्छे से क्लियर किया हुआ था कि मैं नहीं छोड़ सकती थी, और ना ही मतलब मैंने छोड़ा कोई क्वेश्चन, करके आती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अरिथमेटिक सेक्शन। अब हम बात करते हैं अपनी रीजनिंग की। रीजनिंग भी मेन आपका जो है वही प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। और जो मेरी स्ट्रैटेजी थी रीजनिंग में मैंने प्रैक्टिस ही की थी अड्डा 24/7 की क्विज़ेस से। वही जो डेली आती है उसमें पजल्स की अलग मिल जाएंगी, कभी कभी आपको डायरेक्शंस की होती हैं, ठीक है, एंड कभी कभी मिसलेनियस जो क्विज़ आती हैं वो भी आ जाती हैं उसमें। तो मैं कंटिन्यू अपना डेली, जब भी मेरे को टाइम लगता था, सारी क्विज़ मैं लगाती थी डेली। मतलब मैंने एक भी गैप नहीं छोड़ा कि हाँ, मैं ऐसा भी नहीं था कि अल्टरनेट डेज में कर रही हूँ, मैं डेली हर एक सब्जेक्ट की मतलब क्विज़ वगैरह लगाती थी मैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम निकला है वो सारा क्विज़ के बेस पर ही निकला है, मैंने कोई मॉक वगैरह नहीं लगाया। तो रीजनिंग की बात आती है, तो जो रीजनिंग में मेरी स्ट्रैटेजी थी, रीजनिंग में सिंपल मेरा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, वो मैं मिसलेनियस करती थी।
बिकॉज मिसलेनियस में क्या होता है कि आपके पास टाइम वैसे भी 30 मिनट्स में आपको 20 जो है करने होते हैं, सॉरी 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अब उन 20 मिनट का ध्यान रखते हुए हमारे पास ऑब्वियसली क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो मैं उन क्वेश्चंस को उठाती थी जो मेरा सेकंड्स में हो सके, और सेकंड्स में क्वेश्चन हो सकते थे ओनली मिसलेनियस वाले। तो जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गए, ठीक है, और कुछ कुछ जो है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आते थे आपके सेंटेंस वाले, लाइक आपका एक सीरीज़ दे दी जिसमें सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, तो ऐसी सीरीज़ आती थी, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन होते थे 5 तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते थे तो पहले मैं ये लगाती थी, एंड देन लास्ट में जो मेरा होता था, लास्ट में लगाती थी मैं पजल्स। बिकॉज मिसलेनियस में कम से कम हमारा टाइम लगता है, तो वहाँ पे हमारा टाइम बच जाता है पजल्स के लिए। अब पजल्स अगर आप स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में, तो अगर आप किसी पजल में फंस गए, बाय चांस अगर आप फंस जाते हो, कितना भी आप अच्छे हो पजल्स में या सीटिंग अरेंजमेंट में, बट स्टिल 1% होता है कि हम फंस जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा, मैंने कोशिश की कि मैं पज़ल जो है अपनी स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट करूं, बट नहीं हो पाया मुझसे। और कभी कभी ऐसा हुआ कि जो सिंपलेस्ट जो पज़ल थी उसमें वो भी नहीं कर पाई, मैं फंस गई वहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट में। तो कम से कम वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। अब लास्ट में हम पज़ल करने का क्या हमारा बेनिफिट है कि एक तो हमारे पास टाइम वहाँ पे बच जाता है पज़ल्स के लिए, सेकंड अगर किसी में फंसते भी हैं तो हमारे पास लास्ट में पज़ल्स ही बची हैं, चाहे वो 2 हैं 3 हैं, उसको छोड़ के हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अब जो पज़ल जिसमें हम लास्ट में जो इसमें हम नहीं कर पाए, अगर स्टार्टिंग में जो हमने उठाई है पज़ल, तो हम एट द लास्ट पॉइंट पे हम उसको कर सकते हैं। अगर हमारी जो बाकी मान लो आपकी 3 पज़ल्स हैं, 3 में से आपने पहली पज़ल उठाई, उसमें आप एक पॉइंट में कहीं भी फंस गए, आप उसको ड्रॉप करिए, बिकॉज अगर उसी में लगे रहेंगे तो बाकी की जो 2 पज़ल हैं वो आपकी रह जाएंगी। आप सेकंड पज़ल उठाइए, वो आपकी हो जाती है, थर्ड पज़ल उठाइए वो आपकी हो जाती है। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, बिकॉज आपने यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट नहीं किया फर्स्ट वाले पज़ल में। अगर आप यही इसमें करने बैठ जाते तो बाकी की जो 2 पज़ल्स हैं वो आप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो है रीजनिंग में यही एक आपका बेनिफिट है कि पज़ल्स को हमेशा लास्ट में उठाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। सो ये है मेरा रीजनिंग का, जो मैंने जिस तरीके से रीजनिंग प्रिपेयर की थी। अब हम आते हैं इंग्लिश पोर्शन पे। इंग्लिश पर भी मेरी स्ट्रैटेजी जो है शायद सबकी तरह ही थी, मे बी। रीजनिंग में क्या होता है, सॉरी इंग्लिश में मेन जो आपकी वही प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड इसमें प्रैक्टिस जो है आपकी रीडिंग की होनी चाहिए। जितना आप रीड करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। आपके ना एक हो जा एकदम से ना पढ़ते पढ़ते एकदम से अंदर से आ जाता है कि हाँ, अगर हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें कुछ एरर है, तो हमें अंदर से ही लगता है हाँ इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है। ये सबको लगता होगा ऑब्वियसली, ऑल्दो हमें नहीं पता होगा कि हाँ यहाँ पे मतलब गलती है क्या, मतलब मिस्टेक क्या है, बट हाँ अंदर से थोड़ा मतलब एकदम से इंट्यूशन होते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ सेंटेंस में गलत है, ठीक है। तो रीडिंग से जो है मेन बहुत ज़्यादा ही आपका फ़र्क पड़ता है इंग्लिश में। जितनी आप रीडिंग करेंगे, नॉवल ले लीजिए, या फिर मेनली मैं क्या करती थी, मैं उस टाइम इंग्लिश सीरीज़ देखती थी, तो उसमें इंग्लिश के सबटाइटल्स आते थे नीचे, तो उससे मुझे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। बाकी आप लोग भी ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे, बिकॉज आप वहाँ पे एक तो इंग्लिश में आप सुन रहे हैं, ठीक है, चीज़ें, उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और सेकंड थिंग, जो नीचे आपके सबटाइटल्स आते हैं, सबटाइटल्स में भी आपको समझ में आता है कि हाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब इंग्लिश में बोला जा रहा है, एंड देन वहाँ सबटाइटल्स भी आपके मतलब ग्रामेटिकली आपको मतलब फ़र्क पड़ता है कि सेंटेंस जो इस तरीके से होना चाहिए। तो इंग्लिश का भी मैंने जो है क्विज़ लगाई थी इसकी भी, एंड इसकी भी अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ मैं अपनी, तो स्टार्टिंग में तो मैं इसमें अटैम्प्ट जो मैं करती थी, जो फिलअप्स हो गए, ठीक है, फिलअप्स मैं करती थी, एंड देन उसके बाद जो रीअरेंजमेंट होते थे, रीअरेंजमेंट में इसके बाद करती थी, और लास्ट में करती थी अपना मैं जो पैसेज आता था। और पैसेज में हमें टाइम लगता है, मतलब अगर हम रीजनिंग से कंपेयर करें, अगर हम पजल जिस तरीके से हमने रीजनिंग में बात की थी उसको हमने लास्ट में किया, एज इट इज़ हमें पैसेज को हमेशा लास्ट में करना चाहिए, बिकॉज पैसेज के लिए हमें टाइम चाहिए,
और अगर हम स्टार्टिंग में ही पैसेज को पढ़ने लग गए तो बाकी क्वेश्चंस के लिए शायद ही हमें टाइम मिल पाएगा, क्योंकि पैसेज के लिए चाहिए टाइम आपको ईज़िली 8-9 मिनट चाहिए आपको, उसके साथ क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको भी समझना होता है। तो मेरा तो ये कहना है कि आपको जो है स्टार्टिंग में पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है अदर देन पैसेज वो अटैम्प्ट करने चाहिए, और एट द लास्ट आपको पैसेज उठाना चाहिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अच्छा है। बाकी अब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मॉक टेस्ट अच्छा है, मॉक नथिंग इज़ बैड इन इट, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत डाउन चला जाता है अगर उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। होता ही है, मेरे साथ भी यही होता था। मैंने एक बार लगाया था, उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया मॉक टेस्ट पे, और मुझे अंदर से ये लगता था कि नहीं मेरे से इतने का मार्क्स आए हैं, मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैं इसीलिए क्विज़ वगैरह लगाती थी। तो मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन अब शायद लगाना चाहिए आप लोगों को। इट इज़ अ बेटर वे, को आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको पता भी चलेगा। और सेकेंड थिंग, मैंने ये चीज़ और देखी है, काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि आपके जितने मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, जितना आप स्कोर कर रहे हैं, उससे +10 मान के चलिए आपके रियल एग्ज़ाम में, क्योंकि एक रियल एग्ज़ाम और जो हम घर बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। रियल एग्ज़ाम में हमारे अंदर प्रेशर तो होता है, लेकिन हमें पता होता है हमें यहाँ पे अच्छे से देना है एग्ज़ाम। लेकिन घर पर बैठ के हमारा एक पल को थोड़ा मतलब होता है, बेशक हम सीरियस देके कितना भी एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती एग्ज़ाम वाली जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हम एग्ज़ाम देते हैं। सो बहुत डिफरेंस है, एक घर पर बैठ के आप मॉक लगा रहे हो और एक एग्ज़ाम हॉल में आप एक रियल टेस्ट दे रहे हो। सो डरने की ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट लगाने में। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने नहीं लगाया, अब हो गया वो, बट आप लोगों को मैं बोलूँगी कि मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। और डेली नहीं, आप वीक में 3 मॉक टेस्ट लगा लीजिए अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो। और बाकी टाइम अपने जो क्विज़ वगैरह हैं, छोटे छोटे जो क्विज़ आती हैं अंडर 24/7 की, तो आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है प्री एग्ज़ाम, इट इज़ ऑल अबाउट द प्री एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं ईज़िली, अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। मैंने, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो इसी तरीके से थी, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बट हाँ इस तरीके से हो गया था। बाकी अब अपनी जो मेंस की स्ट्रैटेजी है, मेंस में मेरे जो जीए में मार्क्स, मेरा जो जीए पोर्शन था हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, और स्टार्टिंग में जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया वो यही रीज़न था कि मैंने जीए पे ध्यान नहीं दिया। जीए को मैंने बहुत सीरियस नहीं लिया। सोचा था कि हाँ हो जाएगा, ऐसा क्या पढ़ना होता है करंट अफेयर्स, मतलब स्टार्टिंग में मेरे मन में यही आता था, बस कोई मतलब बताने वाला नहीं था उस टाइम मेरे से, ना मुझे नॉलेज थी इतनी कि हाँ भाई ये प्रिपरेशन इस तरीके से यहाँ पढ़ना चाहिए, जीए का जो करंट अफेयर पढ़ना होगा, यहाँ से पढ़ना होगा, कौन सा जो है आपकी साइट है जहाँ से आपको जीए का पोर्शन मिलेगा। तो मैं जीए पढ़ के ही नहीं जाती थी, वहाँ सारा तुक्के का काम चलता था, जिस वजह से मेरे स्टार्टिंग में जो मेंस के पेपर्स थे वो नहीं निकल पाए। जब मुझे समझ में आया कि हाँ जीए मुझे यहाँ से पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है, देन मेरा जो जीए में जो मार्क्स थे सबसे हाईएस्ट थे, और उसी के कारण जो है मेरा एग्ज़ाम निकला था जीए, मेन जीए। सो मैं आपको नेक्स्ट जो अपनी वीडियो है उसमें बताऊंगी कि मेरा जो जीए का स्कोर था इतना हाईएस्ट कैसे रहा, कैसे मैंने अपनी पढ़ाई की। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।